नमस्कार साथियों। एनआईओएस के कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हेल्थ वर्कर्स के लिए ख़ास तौर से। अभी तक आपने इसके जो अलग अलग विषय हैं, विषय 1, 2, 3 तीनों में जो पहला और दूसरा विषय है वो पूरा आपने पढ़ा। तीसरे जो विषय के अंतर्गत जिसमें आपातकालीन और रोगों की उनसे बचाव और चिकित्सा उपचार जो भी है, इसके बारे में आप अलग अलग यूनिट्स को पढ़ रहे हैं। आज विशेष रूप से जो यूनिट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो है जीवन शैली संबंधित रोग और उनसे बचाव और उनके उपचार। तो आज की यूनिट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है और जिसमें कि जीवन शैली संबंधित रोग, उनसे कैसे बचा जाए और उनको कैसे उपचार उनका किया जा सकता है, इसके बारे में आप सभी जानेंगे। जो कि आप देखते भी हैं, आमतौर पर आजकल सभी का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज होता जा रहा है। चाहे वो हमारे कार्य के कारण हो, चाहे हमारे किसी बिजनेस के कारण हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आजकल मानव के जो रहन सहन में चेंज आया है, उसकी वजह से ही बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो मुख्य रूप से ये कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो एक बड़े रोग के रूप में हमारे सामने आती हैं, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। और यदि ये सामने आती हैं तो इनसे कैसे बचा जाए और कैसे इनका यदि आ गई हैं तो उपचार किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उपचार के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। यदि किसी को कोई भी रोग हो गया है तो आप कैसे बढ़ेंगे आगे? तो चाहे वो हृदय संबंधी रोग हो या फिर डायबिटीज़ का रोग हो। डायबिटीज़ डिसऑर्डर तो वैसे भी आजकल 4-5% को छोड़ करके छठे पर्सन में मिल ही जाता है, तो इतना ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और कारण वही है रहन सहन का। तो इस पर हम विशेष रूप से महत्वपूर्ण ये चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो स्टूडियो में है डॉक्टर निधि गर्ग। डॉक्टर निधि गर्ग आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आयुर्वेदिक कॉलेज की और आयुर्वेदिक फिजिशियन भी हैं। तो ये आपको जीवन शैली संबंधित रोग के बारे में एक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगी। मैं उनका स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार सर। और आप हमारे जो ये हेल्थ वर्कर के संबंधित ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक एक करके जो मुख्य रूप से बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम कहते हैं, इनको ठीक से आप बताएंगे। इनके कारण भी आप इनको समझाएंगे, साथ में इनसे बचाव कैसे किया जा सके और यदि हो गए हैं तो उनकी क्या रोकथाम हो सकती है, क्या उनका उपचार हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर पवन सर। जैसा कि सर ने आपको बताया, आज हम जीवन शैली संबंधित रोगों के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आजकल सभी जीवन शैली संबंधित रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं और ये ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बनते जा रहे हैं क्योंकि हर कोई आज इनसे ग्रस्त हो रहा है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि जीवन शैली संबंधित रोग कौन कौन से हैं और ये कैसे हम लोगों को रोगग्रस्त करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं जीवन शैली संबंधित या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि जीवन शैली क्या है। जीवन शैली है हमारा रहने सहने का तरीका, अर्थात कि हम किस तरह से रह रहे हैं, हमारा आहार व्यवहार कैसा है, आहार विचार कैसा है, हम किस माहौल में रह रहे हैं, तो ये सब हमारा जीवन शैली कहलाता है। जीवन शैली अर्थात रहन सहन का तरीका। जो रोग रहन सहन के तरीकों में आए बदलाव के कारण व्यक्ति को रोगग्रस्त करते हैं, उन्हें जीवन शैली संबंधित रोग कहते हैं। आमतौर पर ये लंबी अवधि तक चलने वाली और धीमी गति से बढ़ने वाली चिकित्सा स्थितियां एवं बीमारियां होती हैं जिनका प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, अतः इन्हें गैर संचारी रोग अर्थात नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। कि जैसा अभी आपने जाना कि जीवन शैली जो है हमारे रहने सहने का तरीका है कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं, हमारा आहार कैसा है, हम सुबह किस टाइम उठते हैं, हम खाना क्या खाते हैं,
हमारे पहनावा कैसा है, हम किस माहौल में काम कर रहे हैं, ये सब हमारी जीवन शैली कहलाती है। तो इसके तरीकों में आए बदलाव के कारण जब व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उन्हें हम जीवन शैली संबंधित रोग कहते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जीवन शैली अगर आपकी बदलती है तो एकदम से कभी भी कोई व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता है। यह धीरे धीरे से आपके शरीर को रोगग्रस्त करता है। इसलिए यह एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आपकी जो बीमारियाँ हैं वह बहुत धीमे से आपके पास आती हैं, जिसका आपको पता ही नहीं चलता है और एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो इन्हें गैर संचारी रोग भी कहते हैं। अब जानते हैं गैर संचारी रोग। जैसा अभी हमने आपको बताया कि गैर संचारी रोग वही हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं। ये स्वास्थ्य की वे चुनौतियां हैं जो अधिकांशतः लंबे समय तक, अर्थात क्रॉनिक जिसे हम कहते हैं कि बहुत लंबा समय हो गया है, बनी रहती हैं और अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो धीरे धीरे बद से बदतर होती जाती हैं। अगर हम इन पे समय से ध्यान दें तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, हम रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं। यदि हम इन पे ध्यान ना दें तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर को रोगग्रस्त करके हमें मृत्यु का तक लेके जा सकते हैं। गैर संचारी रोग देश में मृत्यु का प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं और कुल मौतों में इन रोगों से मरने वालों का अनुपात 42% से अधिक है। तो अब ये जानिए, देखिए कि आपका ये जो आंकड़ा है आपका 42% से अधिक है, जबकि हमारे हिसाब से जब हमें लगना चाहिए कि जब संक्रमण फैलता है तो उससे ज़्यादा व्यक्तियों की मौत होनी चाहिए, लेकिन ये 42% से भी अधिक है। तो और ये तब है जब ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे, रहन सहन पे, हमारी जीवन शैली पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शहरी और ग्रामीण दोनों ही आबादियों में रुग्णता एवं मृत्यु संख्या में चिंताजनक बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहले ये समझा जाता था कि ये जो रोग हैं आपके, जितने मोटापा है या हृदय रोग है, यह सब शहरी लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं, शहरी कल्चर में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आज का समय ऐसा है जहाँ पर शहरी और ग्रामीण दोनों ही आबादियों में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इन बीमारियों से बड़ी संख्या में संभावित उत्पादक आयु समूह, जो हमारा 35 से 64 वर्ष आयु के लोग हैं, उनके जीवन में क्षति हो रही है। यही सबसे ज़्यादा आपका काम करने वाला आयु समूह है और यही लोग सबसे ज़्यादा इन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। गैर संचारी रोगों के बढ़ते बोझ और पुरानी गैर संचारी बीमारियों के समान जोखिम घटकों को देखते हुए भारत सरकार ने कैंसर, मधुमेह, सीवीडी, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, और स्ट्रोक के निवारण और नियंत्रण के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो कि NPDCS के नाम से जाना जाता है। तो इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, आइए हम यह जानते हैं। उद्देश्य: व्यवहार और जीवन शैली बदलाव के माध्यम से सामान्य NCD, जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनकी रोकथाम एवं नियंत्रण। सामान्य NCD का शीघ्र निदान और प्रबंधन करना, कि उन्हें समय से आप पहचान लें कि ये इस रोग की तरफ बढ़ रहा है तो उसका शीघ्र निदान करें और तुरंत ही उसका उपचार, मैनेजमेंट शुरू कर दें। सामान्य NCD की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण करना और NCD के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा, मुख्यतः चिकित्सकों, परा चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के भीतर मानव संसाधन को प्रशिक्षित करना। उपशामक और पुनर्वास संबंधी देखभाल के लिए क्षमता स्थापित और विकसित करना। ये सब इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। तो जैसा कि आपका ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रोग्राम है, तो इसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि आप किस तरह से लोगों को इन रोगों के बारे में जागरूक करते हैं, इनके कारणों के बारे में बताते हैं और हम इनसे कैसे उन लोगों को बचा सकते हैं। यह सब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। आइए जानते हैं मुख्य गैर संचारी रोग कौन कौन से हैं। रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, आघात, जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, कैंसर आदि, ये सब मुख्य गैर संचारी रोग हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं। लेकिन आप भी देखते होंगे कि आजकल हर कोई आमतौर पे जब भी आप किसी से बात करेंगे
तो पता चलेगा कि वो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है या उसको मधुमेह हो गया है या मोटापा। तो आजकल ऐसा हो गया है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनका कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये मोटे होंगे क्योंकि खेलते कूदते इतना है, उनमें भी मोटापा जो है घर करता जा रहा है। तो ये सब बहुत चिंता का विषय है क्योंकि मोटापा है अपने आप में एक बीमारी तो है ही है, साथ में और अन्य बीमारियों का घर भी है, क्योंकि मोटापा आने से ही बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि शरीर में आ जाती हैं। तो ये आज हम इनमें से कुछ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हृदय रोग के प्रकार, कारण और लक्षण। हम पहले जानेंगे कि हृदय रोग क्या है, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, कारण क्या हैं और लक्षण क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं हृदय रोग के प्रकार कौन कौन से हैं। उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हृदय वाहिका रोग, कोरोनरी धमनी रोग, जो हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। हृदयाघात, हार्ट अटैक, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं। हृदशूल, एंजाइना, जो हम छाती में दर्द बोलते हैं कि पेन हो गया या कुछ जैसे चेस्ट पेन बोलते हैं, वह सब हृदय रोग के प्रकार हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हृदय रोग क्या है। हृदय रोग या हृदय नलिका रोग ऐसे रोगों का एक समूह है जो हृदय या रक्त नलिकाओं, जिसमें धमनियां और शिराएं हैं, उनको रोगग्रस्त करते हैं। हालांकि हम इस शब्द का संबंध ऐसे किसी भी रोग से लेते हैं जो हृदय नलिका तंत्र अर्थात जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। और आम भाषा में या हम सामान्यतः इसका प्रयोग मेदकाठिन्य या एथेरोस्क्लेरोसिस, जो धमनी के रोग हैं, उनसे संबंधित रोगों के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कोरोनरी धमनी रोग अर्थात कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो हम बात करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस में धमनियों की आंतरिक दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल और वसा का जमाव हो जाता है। यह जमाव रक्त वाहिनी की क्लॉगिंग द्वारा रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। इसके परिणाम स्वरूप हृदय को कम मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है तथा हृदय को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ता है। जब हम बात कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की अर्थात जो धमनी है उसमें कड़ापन आ जाता है या उसमें कोलेस्ट्रॉल और वसा का जमाव हो जाता है, तो जो उसका छिद्र है आपकी धमनी का, वो धमनी का छिद्र जो है कम हो जाता है, उसमें जो खून रक्त बहता है उसको प्रतिबंधित करता है अर्थात उसमें एक रुकावट पैदा करता है। जो रक्त का प्रवाह एक सामान्य तौर पर होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो इसके कारण हृदय को कम मात्रा में रक्त मिल पाता है, जिसकी वजह से जो हृदय है अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता है और उसको आवश्यक पोषक तत्व जो हैं, जो रक्त की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, वह नहीं मिलती है। तो उसकी वजह से उसमें काफ़ी सारी परिणाम मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि कोरोनरी धमनी रोग होने के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जोखिम के जो कारण हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मोटापा, यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, तनाव, उच्च रक्तचाप, आसान जीवन शैली अर्थात परिश्रम की कमी, कोई परिश्रम रहित आपका कार्य है जिसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है शारीरिक तौर पर, तो वह भी इसका एक रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह है, मद्यपान करता है, शराब बहुत अधिक मात्रा में पीता है, तो कोरोनरी धमनी रोग हो सकता है। और इसके अलावा है आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, अपौष्टिक आहार और उम्र, जिनकी उम्र 45 से 55 वर्ष के बीच होती है उनको यह रोग होने का अधिक जोखिम रहता है। अगर हम लिंग की बात करें, सेक्स की बात करें, तो महिलाओं की तुलना में पुरुष पहले जोखिम में पड़ते हैं अर्थात पुरुषों को यह रोग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री की बात करें, तो जिस परिवार में कोई व्यक्ति यदि पीड़ित है तो उसमें उसकी आने वाले बच्चों में यह रोग होने का जोखिम अधिक होता है। तो हम कि अगर किसी के परिवार में किसी की मदर को है या फादर को है तो उनके बच्चों में यह रोग होने का चांस अधिक हो सकता है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब जानते हैं कि कोरोनरी धमनी रोग के लक्षण क्या हैं। आपको कैसे किसी व्यक्ति को बताएंगे कि उसको अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे तुरंत अपनी जांच करानी चाहिए ताकि वह उसको ज़्यादा बढ़ने से रोक सके। यदि किसी व्यक्ति के छाती में दर्द होता है,
या उसे जकड़न महसूस होती है या भारीपन महसूस होता है, तो यह कोरोनरी धमनी रोग का लक्षण हो सकता है। यदि उसे बहुत ज़्यादा धमनियों में दबाव लगे या अत्यधिक दबाव लगे, जलन हो, सांस लेने में कठिनाई हो, बाहों में स्पेशली बाएं कंधे में दर्द महसूस होता हो, चक्कर आता हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, तो यह कोरोनरी धमनी रोग के लक्षण हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसको रोक सकते हैं। सबसे पहले है आहार परिवर्तन, कि जो कुछ भी हम आहार खाते हैं उसका हम ध्यान दें, क्योंकि आजकल का जो हमारा आहार शैली है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। हम आजकल ताज़े फल सब्जी खाने से ज़्यादा जो फ्रोज़न फ्रूट्स हैं उनको हम लेते हैं, या बेमौसमी फल ज़्यादा खाते हैं। बच्चे हैं वे ज़्यादातर आज पिज़्ज़ा, बर्गर, जो आपका जंक फूड है उसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और चाइनीज़ है जिसमें कि मैदा का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, उन सब आहार को खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे, क्योंकि आहार की आदतों में परिवर्तन आ गया है, जिसकी वजह से या हम बहुत ज़्यादा तला हुआ खाते हैं, मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, तो यह सब हमें चीज़ें बदलनी चाहिए। हमारे आहार में परिवर्तन अगर हम करेंगे, कि अगर हम ताज़ा खाना खा रहे हैं, मौसमी फल सब्जियां खा रहे हैं, उबला हुआ ज़्यादा ले रहे हैं, सलाद लेते हैं अपने खाने में, फलों को इंक्लूड करते हैं, तो यह सब हम इस रोग को होने से रोक सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली या दिनचर्या का पालन करें, सुबह जल्दी उठें, नियमित रूप से हम अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनका निर्वाह करें, टाइम से खाना खाएं, टाइमली सोएं। जो हमारी एक स्वस्थ जीवन शैली है उसे हमें अपनाना चाहिए, लेकिन आजकल का जो कल्चर है काम करने का है, उसमें क्या होता जा रहा है कि लोग जो हैं देर से उठते हैं, क्योंकि रात को देर से घर पे आते हैं या उनकी नाइट ड्यूटीज़ ज़्यादा लगती हैं, तो देर से घर आते हैं तो देर से उठते हैं, फिर उनका खाना जो नाश्ता है, सुबह का खाना है, वो देर से होता है। इस तरह से सारा काम जो है उनका देर से होता चला जाता है। जो उनका रात का खाना है वह 10-11 बजे तक हो पाता है, तो ये एक स्वस्थ जीवन शैली नहीं है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आप खाना खाते हैं, रात का खाना 7 बजे तक या 8 बजे तक खा लें तो बहुत अच्छा है, और रात का खाना स्पेशली बहुत हल्का खाएं, ताकि हमारा जो पाचन तंत्र है उसको कार्य करने में दिक्कत ना हो, वह अपना आराम से कार्य कर सके। दिनचर्या का अच्छे से पालन करें, कि आपका जो भी काम होता है उसको टाइमली आप निपटाएं। अगर हम दिनचर्या का ढंग से पालन नहीं करते हैं तो हम अपने आप में ही रोगग्रस्त होते जाते हैं। अगर हम देर से सो के उठेंगे, देर से सोएंगे, तो जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, जो हमारे नित्य कर्म है, वो भी देर से आएंगे। तो इतने देर तक जब हमारा मल हमारे शरीर में पड़ा रहेगा तो वह विष उत्पादन करता है, टॉक्सिन्स पैदा करता है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। इसलिए एक हमें स्वस्थ जीवन शैली या दिनचर्या जो हम बोलते हैं उसका पालन करना चाहिए। नियमित रूप से योग या व्यायाम करें, ताकि आपका फिज़िकल वर्क जो है, फिज़िकल एक्सरसाइज होती रहे। आज का टाइम हमारा ऐसा है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं। जितने भी हमारे काम रहते हैं वह सिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, कि सबको ज़्यादातर बैठ के, ऑफिसेज में जो काम होते हैं वो बैठ कर के ज़्यादा होते हैं, इसलिए फ़िज़िकल वर्क बहुत कम रह गया है। तो नियमित रूप से आपको योग या व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने में आपका रस्सी कूदना है, जॉगिंग करना है, या आपका कुश्ती जिसको पसंद है, बैडमिंटन खेलना है, कोई भी ऐसा व्यायाम आपको करना चाहिए जिसमें आपको शारीरिक मेहनत करनी पड़े। तो आपका ये व्यायाम 35 से 40 मिनट कम से कम आपको करना चाहिए, और हफ्ते में 2 दिन तो आपको व्यायाम के लिए या योग के लिए निकालने ही चाहिए। चौथा है हमारा जो रोकथाम का इसमें रहता है, वज़न को नियंत्रित करना, कि आप अपने वज़न को नियंत्रित रखें, आप इसको बढ़ने ना दें। अगर आपको लगता है कि आपका वज़न बढ़ रहा है तो तुरंत अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। तला हुआ, ज़्यादा मिर्च मसालेदार ये सब नहीं खाएंगे, ज़्यादा वसा युक्त खाना है, बेकरी आइटम्स हैं, ये सब आप नियंत्रित कीजिए, तो आप अपने वज़न को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान या मद्यपान करता है तो उसको अंकुश लगाए, उसको ना करें। इससे ये सब चीज़ें जो हैं आपकी कोरोनरी धमनी रोग को होने से रोक सकती हैं। वैसे तो ये जो हम आपको रोकथाम बता रहे हैं ये जीवन शैली से संबंधित, क्योंकि हमारी आदतें हैं उनको हमें बदलना है, तो यह हमारे सभी जो रोग हैं उसके लिए लागू होंगी। फिर भी हम आपको सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताते जाएंगे।
आइए अब जानते हैं उच्च रक्तचाप के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में कि यह क्या है। उच्च रक्तचाप रक्त शरीर में प्रवाहित होते हुए रक्त वाहिकाओं अर्थात जो धमनियां हैं उनकी दीवारों पर विपरीत पार्श्व दबाव डालता है। इसे रक्तचाप कहते हैं। सामान्यतः यह 120 से 80 mmHg रहता है। वह स्थिति जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है उच्च रक्तचाप कहलाती है। इसे धमनी उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन भी कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो रक्त है हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं से प्रवाहित होता है, तो जब ये बहता है तो हमारी धमनियों पर एक विपरीत पार्श्व दबाव जिसे हम लेटरल प्रेशर कहते हैं वह डालता है। कि जैसे आप नलका चलाते हैं तो उसमें अगर पाइप लगा है तो एक प्रेशर से पानी निकलता है जब आप देखते हैं, तो इसी तरह से हमारी धमनियों में भी रक्त बहता है। सामान्यतः यह 120 से 80 mmHg, इसको हम मरकरी के प्रेशर से नापते हैं, तो 120/80 mmHg रहता है। अगर यह स्थिति जिसमें कि यह जो रक्त का दबाव है इस प्रेशर से बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसे उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप को सिस्टोलिक रक्तचाप 140 mmHg के बराबर या उससे अधिक और या डायस्टोलिक रक्तचाप 90 mmHg के बराबर या उससे अधिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो आपका उच्च रक्तचाप है, अगर उसमें आपका सिस्टोलिक रक्तचाप जो ऊपर का रक्तचाप है वह 140 mmHg होता है या उसके बराबर होता है, तो और अगर डायस्टोलिक जो नीचे का रक्तचाप है वह 90 mmHg के बराबर है या उससे अधिक है, तो हम व्यक्ति को बोलते हैं कि उच्च रक्तचाप से ग्रसित हो सकता है या है। इसमें भी यदि हम देखें, अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वह 140/90 mmHg आता है, तो उसको हम उच्च रक्तचापोन्मुख अवस्था अर्थात कि उसको उच्च रक्तचाप की तरफ वह जा रहा है बोलते हैं। तथा अगर 150/90 mmHg आता है या इससे अधिक आता है, तो हम यही मानते हैं कि वह व्यक्ति उच्च रक्तचाप से ग्रसित है। तो यह चीज़ भी आपको देखनी है कि व्यक्ति का रक्तचाप कितना आ रहा है। अगर वह 140 और 90 आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि थोड़ा सा खान पीन की आदतों में जैसे नमक है वह कम ले या और अपनी एक्सरसाइज है उसको ध्यान दे। तो और अगर किसी का 150/90 mmHg आ रहा है, तो हम यही मानेंगे कि वह उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, तो उसको अपना जीवन शैली बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको हम कितने उसमें बांट सकते हैं। पहला है प्राथमिक या मूलभूत उच्च रक्तचाप, जिसको कि हम असेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक उच्च रक्तचाप अर्थात सेकेंडरी हाइपरटेंशन। हमारे जो 90 से 95% मामले हैं वह प्राथमिक उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आते हैं, जिसका अर्थ है स्पष्ट अंतर्निहित चिकित्सीय कारण के बिना उच्च रक्तचाप होना, जिसमें कि हमें कारण ही नहीं पता है कि इसको उच्च रक्तचाप क्यों है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न रहता है कि हमें इसमें कारण नहीं पता है कि 90 से 95% मामले प्राथमिक उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आते हैं। शेष 5 से 10% मामले अन्य कारणों की वजह से जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसमें आते हैं, जिसमें कि जो परिस्थितियां होती हैं गुर्दे, धमनियां, हृदय या अंतःस्रावी प्रणाली जिसमें प्रभावित होती हैं, उनकी वजह से जो रक्तचाप शरीर में होता है उसको हम द्वितीयक उच्च रक्तचाप बोलते हैं। आइए अब जानते हैं उच्च रक्तचाप के जोखिम के जो कारण हैं कौन कौन से हैं। मोटापा, धूम्रपान, तनाव, नमक का अधिक सेवन, आसान जीवन शैली अर्थात परिश्रम की कमी जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल बिताते हैं, मधुमेह, मद्यपान, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक सेवन करती हैं या उनका सेवन करती हैं गर्भ निरोध के लिए, तो उनमें उच्च रक्तचाप का जोखिम अधिक रहता है। यदि हम उम्र और लिंग की बात करें तो बढ़ती उम्र के साथ महिला और पुरुष लगभग समान रूप से पीड़ित होते देखे गए हैं। और पारिवारिक इतिहास की अगर हम बात करें तो पारिवारिक इतिहास में
पीड़ित होने वाले व्यक्तियों को रोग होने का जोखिम अधिक होता है। जैसे हमने कोरोनरी धमनी रोगों में भी बताया था, यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है तो उसकी आने वाली पीढ़ी में यह रोग होने का जोखिम रहता है। तो इसी तरह से अगर किसी परिवार में उच्च रक्तचाप से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर यह रोग होने का जोखिम अधिक रहता है। उच्च रक्तचाप के लक्षण, आइए अब जानते हैं कि आप कैसे किसी व्यक्ति को बताएंगे कि वह उच्च रक्तचाप से ग्रसित हो सकता है या है। अगर किसी को सिर दर्द है जो कई दिनों तक रह रहा है, कई दिनों से बना हुआ है, या किसी को मिचली होती है, उल्टी है, सिर भारी होना, धुंधली या दोहरी दृष्टि जिसे हम ब्लड या डबल विजन बोलते हैं, कि किसी को अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर उसको पहले साफ दिखाई देता था, अभी थोड़े समय से ऐसा हुआ है कि उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही है, या उसे दो दिखते हैं, मतलब आपकी जो विजन है उसको दो दिख रहे हैं, तो उसमें भी उच्च रक्तचाप से ग्रसित हो सकता है। किसी को पैल्पेशन है, अर्थात दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा है, तो उसमें भी हम उच्च रक्तचाप से ग्रसित मान सकते हैं। और कुछ एक मामलों में नाक से ब्लीडिंग, रक्तस्राव हो सकता है, या फिर किसी में अनावश्यक पसीना आता है और उसके साथ में उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, तो उसमें भी उच्च रक्तचाप के लक्षण हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि उपद्रव कौन कौन से हो सकते हैं। उच्च रक्तचाप की वजह से हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले है कोरोनरी धमनी रोग, क्योंकि इसमें आपका पता ही है, उच्च रक्तचाप अगर हो रहा है तो जो आपकी आर्टरीज़ हैं वो सख्त हो सकती हैं, कि जिसकी वजह से, सख्त होने की वजह से कोरोनरी धमनी रोग हो सकता है। मस्तिष्क का आघात, जो स्ट्रोक है, वो हो सकता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसमें उच्च रक्तचाप में, तो वह फट सकती हैं। हृदय शैथिल्य, हार्ट फेलियर हो सकता है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है। वृक्क शैथिल्य अर्थात किडनी फेलियर हो सकता है। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का अर्थ है कि किसी एक हिस्से को रक्त की सप्लाई, जो आपका हार्ट है उसमें किसी एक हिस्से को ब्लड सप्लाई, रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। आँखों में क्षति, जिसे हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी बोलते हैं, वह हो सकती है यदि हम उच्च रक्तचाप को ध्यान ना दें तो, जिसमें कि रेटिनल हेमरेज, आपका जो आँख का पर्दा है उसमें रक्तस्राव हो सकता है, या आपकी जो दृष्टि पटल है उसमें वो सिकुड़ सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस उच्च रक्तचाप, अगर अनियंत्रित उच्च रक्तचाप है तो उसमें हो सकता है। आइए अब बात करते हैं रोकथाम के बारे में, कि इनकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। जैसा हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बात करी थी, कि उसमें जो हम रोकथाम बता रहे थे आपको, कि आहार परिवर्तन करना है, या स्वस्थ जीवन शैली दिनचर्या का पालन करना है, नियमित रूप से योग या व्यायाम करना है, वज़न को नियंत्रित करना, धूम्रपान, मद्यपान पर अंकुश लगाना। तो ये सब आप इसमें रोकथाम में लोगों को बता सकते हैं। और इसमें ख़ास तौर से ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम आहार परिवर्तन की बात करते हैं तो ऐसा आहार हमें लेना है जिसमें कि नमक की कम मात्रा हो। हमें अत्यधिक नमक का सेवन उच्च रक्तचाप में नहीं करना है, क्योंकि जो सोडियम हम ले रहे हैं, नमक जो हम ले रहे हैं, वह भी हमारे जो रक्तचाप है उसको बढ़ाता है। नियमित जीवन शैली, अगर हम अपनी जीवन शैली में नियमित रूप से योग या व्यायाम को जगह देंगे तो यह हमारे अनावश्यक वज़न को कम करेगा, जो हमारा फैट, जो वसा हमारी आर्टरीज़ में जमते जा रहा है या जमने लगा है, उसको हटाएगा, ताकि जो हमारी जो धमनियां हैं वह पूर्ण रूप से कार्य कर सकती हैं, उनमें रक्त का प्रवाह अच्छे से हो सकता है। तो यह सब चीज़ें हमें देखनी है कि हम इसका अपना आहार विहार में परिवर्तन करें, ताकि, क्योंकि ये हमारे जीवन से ही संबंधित है। हमारे आहार शैली में, हमारे विहार शैली में जो परिवर्तन आ चुका है, कि हम देर से सो रहे हैं, देर से जाग रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोग हो रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें ध्यान देना है कि हम वो चीज़ें ना करें। नियमित रूप से अगर हम व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, तो ये हमारे मन को शांत करते हैं, हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। और तनाव मुक्त एक जीवन जीने की कोशिश करें, जिसमें मेडिटेशन है, ध्यान है, प्रकृति में घूमना, थोड़ी देर प्रकृति को हम दें। अगर हम, क्योंकि प्रकृति से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, इसलिए ये रोग हमें अपनी तरफ घेरते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि हम प्रकृति की तरफ वापस जाएं, थोड़ा सा टाइम हम प्रकृति में बिताएं, ताकि हम इन सब रोगों से बचे रहें।
जैसा कि अभी हमने जाना कि हम जो हमने अभी 2 डिज़ीज़ पढ़े हैं, जो रोग पढ़े हैं, इनका हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हम बोल सकते हैं साइलेंट किलर हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब आ गए और कब आप इनसे रोगग्रस्त हो गए, अगर आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन शैली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और हमें अपनी आहार की आदतें, अपनी विहार की आदतें एक स्वस्थ अपनानी है, जिसमें कि ज़्यादा तला हुआ वसा युक्त खाना नहीं खाना है या मिर्च मसाले अत्यधिक का प्रयोग नहीं करना है हमें, और नियमित रूप से व्यायाम, शारीरिक श्रम ज़रूर करना है ताकि हम इन सब चीज़ों से बचे रहें, वज़न हमारा ना बढ़े, क्योंकि वज़न बढ़ता है, मोटापा आता है तो शरीर में धमनियों में वसा जम सकता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मोटापे के कारण शरीर में होती हैं, जिसको हम अभी आगे जानेंगे कि मोटापे के कारण क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आज इस प्रोग्राम में जानी हैं। आगे के प्रोग्राम में, आगे के कार्यक्रम में हम कुछ जो डिज़ीज़ हमारी रह गई हैं, उनको हम जानेंगे। तो अभी आज के लिए यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।